Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the deviations from the Mendelian ratios. So without any delay let's start. हम पहले ही देख चुके हैं जो phenotypic ratios हैं, जो genotypic ratios हैं for both the monohybrid cross and the dihybrid cross. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो निकला था वो था 3:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो निकला था वो था 1:2:1. एंड उसी जगह जब हम बात करते हैं फॉर द डायहाइब्रिड क्रॉस तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो निकला था वो था 9:3:3:1 एंड फॉर द डायहाइब्रिड क्रॉस कि जो जीनोटिपिक रेशियो है वो था 1:2:1:2:4:2:1:1. सो ये था. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो रेशियोज़ हैं वो बेसिकली डिवेट कैसे होते हैं. तो पहला है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमारे पास जो मेंडल ने बताया था नॉर्मल डोमिनेंस, जिसमें कि एक हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा, लेकिन उसी जगह जो रेसेसिव ट्रेट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा. वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी. जो नॉर्मल डोमिनेंस था वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, और जो दूसरा वाला केस है को डोमिनेंस उसके अंदर भी. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या है ना कि आइदर दिस और दैट वाली कंडीशन थी. इन दोनों में से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ये भी दिख रहा है या फिर ये भी दिख रहा है, जो कि को डोमिनेंस में देखने को मिलेगा. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि जो दो ट्रेट्स थे हमारे पास, जिनके अलील्स थे हमारे पास, वो दोनों में से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. मेंडल का मतलब क्या था, जैसे कि उन्होंने हाइट के लिए बोला कि आइदर टॉल हो सकता है इंडिविजुअल या फिर डॉर्फ हो सकता है. ऐसे ही उन्होंने कलर के लिए भी बोला, जब उन्होंने फ्लावर के जो कलर डिस्कस किए थे, वायलेट हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है. उन्होंने कोई दूसरा कलर बताया ही नहीं. जो गार्डन पी थी इवन उसके लिए भी कोई दूसरा कलर बताया ही नहीं. लेकिन आज हमारे पास जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो केस है या जो पढ़ने वाले हैं अभी, उसमें यही है कि आइदर दिस और दैट वाली कंडीशन ही नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल स्टार्ट बताती हूँ मैं कि एंटीरियम एसपी एक प्लांट है, या फिर इसको स्नैपड्रैगन भी बोल सकते हो या फिर डॉग फ्लावर भी बोल सकते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है ना कि हमारे पास 3 तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. एक होता है रेड, एक होता है पिंक, एक होता है वाइट. इनका जो जीनोटाइप होता है बेसिकली इन प्लांट्स का वो होता है कैपिटल फॉर द रेड फ्लावर, कैपिटल स्मॉल आर फॉर द पिंक फ्लावर एंड स्मॉल आर फॉर द वाइट फ्लावर. ये रेशियोज़ हैं. सो मैंने वही बताया ना कि जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन जैसे वहाँ पे देखते थे हम कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसके अंदर जो टॉल इंडिविजुअल था वो टॉल ही बन रहा था. लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन होने के बाद में यहाँ पे रेड इंडिविजुअल नहीं बन रहा जो कि डोमिनेंट होता था, लेकिन यहाँ पे पिंक बन रहा है. ना ही रेड इंडिविजुअल बन रहा है, ना ही वाइट इंडिविजुअल बन रहा है. ये कुछ अलग ही बन रहा है, कुछ अलग ही फिनोटाइप शो कर रहा है. ये पिंक शो कर रहा है. सो पहले हम बताते हैं कि जो क्रॉसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं. तो जैसे हमने क्या किया, जो पेरेंट्स लिए हैं वो हमने रेड ले लिया और वाइट पेरेंट ले लिया, यानी कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट रख रहा होगा अपने अंदर जीनोटाइप कैपिटल एंड देन वाइट वाला जो होगा वो स्मॉल रख रहा होगा. उनका हमने जब क्रॉस कराया तो सारे के सारे इंडिविजुअल जो F1 के अंदर निकल के आए वो वैसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप रख रहे थे. लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स निकल के आए उनका फिनोटाइप चेंज था. जैसे वहाँ पे टॉल दिख रहे थे सारे इंडिविजुअल्स, वो यहाँ पे टॉल नहीं दिख रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे पिंक दिख रहे हैं. ना ही ये वाला पेरेंट ना ही ये वाला पेरेंट, दोनों यानी कि डोमिनेंट पेरेंट और रेसेसिव पेरेंट दोनों के ट्रेट्स यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, कुछ अलग ही एक्सप्रेस हो रहा है. जीनोटाइप जो है अभी भी वो हेटेरोजाइगस ही है, ऑब्वियसली बात है. कैपिटल स्मॉल आर फ्यूज कर रहे हैं तो आपस में तो कैपिटल स्मॉल आर का ही जीनोटाइप बन रहा होगा. सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स थे उनके पास सबके पास जो जीनोटाइप था वो यही था, कैपिटल स्मॉल आर. लेकिन जो फिनोटाइप था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, वो पिंक था. अब इनका हमने क्या किया, जब सेल्फिंग कराई फॉर द F2 जनरेशन की प्रोजेनीज के लिए, तो हमारे पास F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास वही सेम जीनोटाइप आएगा, ऑब्वियसली बात है. तो हमारे पास जो जीनोटाइप निकल के आया वो आया कैपिटल स्मॉल आर. जीनोटाइप एज इट इज था. 1:2:1 का रेशियो निकल के आ रहा था. 1:2:1 का रेशियो निकल के आ रहा था हमारे पास. और जब हम देखते थे फिनोटाइपिक रेशियोज़ के लिए तो फिनोटाइपिक रेशियो कम्प्लीटली डिविएट हो गया. जो वहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 का, 3 जो था वो टॉल इंडिविजुअल्स के लिए था जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर था, और जो 1 था वो डॉर्फ पेरेंट के लिए, डॉर्फ कैरेक्टर के लिए था. वो कम्प्लीटली डेविएट हो गया 3:1 से, जिसमें कि 3 जो था वो टॉल था और 1 जो था वो डॉर्फ था. लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल ही कम्प्लीटली डेविएट हो गई. यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो निकल के आया वो आया 1:2:1. 1 जो था वो कैपिटल स्मॉल आर यानी कि कम्प्लीटली रेड दिखा रहा था, और जो 2 था वो पिंक इंडिविजुअल्स को दिखा रहा था. फिर फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बता रही हूँ मैं. और जो 1 था लास्ट में वो वापस वाइट दिखा रहा था. मतलब जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम ही आने लगे, 1:2:1 ही आने लगा रेशियो. देखो जीनोटाइपिक रेशियो जो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने बताया था वो एज इट इज था 1:2:1 का था, जिसमें कि जो जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे भी एज इट इज ही है, कैपिटल स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. सारे के सारे जो जीनोटाइप्स थे वो एज इट इज एक्सपेक्टेड थे कि ऐसे ही हैं तो ऐसे ही हैं. लेकिन जो फिनोटाइप था वो वहाँ पे 3:1 से, जिसमें कि 3 जो थे वो टॉल थे
लेकिन एक जो था वो डॉर्फ था, यहाँ पे वो कम्प्लीटली डिफर हो चुका है। यहाँ पे 1:2:1 आने लगा है फिर फिनोटाइपिक रेशियो भी। और यहाँ पे कैपिलर रेड को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो 2 इंडिविजुअल्स निकल के आ रहे हैं, जिसको 2 हम लिख रहे हैं 1:2:1 के अंदर, तो जो 2 निकल के आ रहे हैं वो पिंक आ रहे हैं और एक आ रहा है वो वाइट आ रहा है। यहाँ पे कम्प्लीटली चीज़ें डेविएट हो गई। अब एक केस जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये देखने को कैसे मिलता है। मान लेते हैं एक इंडिविजुअल प्लांट है, उसके अंदर हमने म्यूटेशन करा दी या फिर म्यूटेशन नेचुरली हो गई। अब उसके पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसमें एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जो अलील है वो चेंज हो गया समवेयर। तो उस जो चेंज अलील है उसकी वजह से 3 फेट हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि एक फंक्शनल प्रोटीन वापस ही बन रहा हो, जैसे पहले बन रहा था जब वो म्यूटेशन नहीं हुई थी, तो वैसा ही प्रोटीन वापस बन रहा है फंक्शनल है, जो कि नॉर्मल एक्सप्रेशन आएगा इस केस के अंदर। लेकिन सेकंड मान लेते हैं फेट है कि यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है वो अब इस बार नॉन फंक्शनल बनने लगा। नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनने की वजह से यहाँ पे जो एज इट इज एक्सप्रेशन पहले आना चाहिए था वैसा एक्सप्रेशन नहीं आएगा बिल्कुल भी। एंड तीसरा फिट हो सकता है यहाँ पे प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, फिर कोई एंजाइम बन ही नहीं रहा है। तो फिर से यानी कि जो दूसरी और मैंने तीसरी कंडीशन बताई, इस कंडीशन के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर बेसिकली जो फिनोटाइप होगा वो कम्प्लीटली अफेक्टेड हो जाएगा। पहले केस के अंदर जो मैंने बताया कि इसमें प्रोटीन चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब एज इट इज़ प्रोटीन बन रहा है। म्यूटेशन होने के बाद में भी जो प्रोटीन है वो एज इट इज़ ही बन रहा है, फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है। तो जो एक्सप्रेशन होगा, फिनोटाइप जो होगा वो एज इट इज़ ही दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरी वाली या फिर तीसरी वाली कंडीशन है जिसमें कि या तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है या फिर प्रोटीन बन ही नहीं रहा है, तो इन कंडीशंस के अंदर जो फिनोटाइप होगा कम्प्लीटली डिफरेंट होगा या फिर अफेक्टेड हो रहा होगा। सो यही मेरा मतलब है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसमें जो F1 प्रोजेनी है वो सारी की सारी जैसे वहाँ पे दे रखे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली सारी की सारी वही थी। जीनोटाइप वैसे ही होगा सबका, कैपिलर स्मॉलर यानी कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे F1 प्रोजेनी के अंदर। लेकिन जो उनका एक्सप्रेशन था, जो फिनोटाइप था बेसिकली, वो अपने डोमिनेंट पेरेंट को शो कर रहे थे वहाँ पे इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हुए मेंडल के। लेकिन यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है मेंडल का, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो ना ही इस पेरेंट की तरह है ना ही इस पेरेंट की तरह है, वो कुछ अलग ही फिनोटाइप शो कर रहे हैं जो कि है पिंक यहाँ पर। और जब F1 प्रोजेनी का जो F1 थे उनकी सेल्फिंग हमने कराई, तो उस वजह से यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आया था वो एज इट इज़ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा। लेकिन जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो था वो कम्प्लीटली डेविएट हो चुका है। वो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3:1 था, यानी कि 3 टॉल को दिखा रहा था जो कि डोमिनेंट ट्रेट था, और जो 1 था वो हमारे पास डॉर्फ था जो बेसिकली रेसेसिव ट्रेट था। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का है। 1 जो है वो डोमिनेंट को दिखा रहा है, कैपिलर यानी कि रेड फिनोटाइप है बेसिकली, एंड कैपिलर स्मॉलर 2 है, 2 इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली यहाँ पे, पिंक जिसको बोल रहे हैं। एंड 1 जो है वापस वो हमारे पास रेसेसिव इंडिविजुअल है जो कि वाइट है, राइट। सो यहाँ पे जो कम्प्लीटली हमारे पास फिनोटाइप है वो डिविएट हो चुका है जो नॉर्मल फिनोटाइपिक रेशियो था उससे। तो जैसे हम देख रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर नाइदर दिस नॉट दैट, ये वाली कंडीशन थी। लेकिन जब हम बात करते हैं को डोमिनेंस के लिए, तो दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। जैसे डोमिनेंट में हमने देखा था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें था कि जो डोमिनेंट पेरेंट होगा या फिर जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर। और जो रेसेसिव इंडिविजुअल होगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, को डोमिनेंस के अंदर यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल्स हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। दोनों के दोनों अलील्स जो होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो इसमें एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग का, जैसे हमें पता है कि हमारे पास 8 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। ये सारे के सारे हमारे पास 8 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन उसमें भी जो हमारे पास RH फैक्टर है या फिर जो RH ग्रुपिंग होती है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं AB ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। सो AB ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से हमारे पास 4 फिनोटाइप हो सकते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, A, B और AB एंड O। ये सारे के सारे हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं वो फिनोटाइपिकली हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उनकी जीनोटाइप के लिए देखें तो हमारे पास, अगर हम A ब्लड ग्रुप देख रहे हैं तो A ब्लड ग्रुप के लिए ये 2 तरह के जीनोटाइप्स हो सकते हैं। या तो हो सकता है IA या हो सकता है IA एंड स्मॉल i, एंड B के लिए हो सकता है IB एंड दूसरा हो सकता है IB एंड स्मॉल i। एंड O ब्लड ग्रुप के लिए तो एक ही तरीके का हो सकता है, स्मॉल i। और AB ब्लड ग्रुपिंग के लिए हो सकता है आइदर IA IB और दूसरा IB IA, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन हम अब बात करते हैं कि ये जो I है बेसिकली वो क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि जीन होता है, I जीन है, उसके 3 अलील्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। या तो A हो सकता है, मतलब बेसिकली IA IB एंड स्मॉल i जो है वो रेसेसिव इंडिविजुअल मतलब रेसेसिव है ट्रेट, एंड जो IA है और IB है वो दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं। सो जब हम बात करते हैं कि IA स्मॉल i के साथ प्रेजेंट है, तो बेसिकली A वाला जो है वो डोमिनेंस की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। तो ऐसे इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A हो जाएगा। और होमोजाइगस कंडीशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर IA है इंडिविजुअल के अंदर तो वो ऑब्वियसली बात है A ब्लड ग्रुप ही शो करेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल के अंदर IA है
एन स्मॉल आई है तो डोमिनेंस की वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस जो नॉर्मल मेंडल का था वही फॉलो करते हुए वो उसके पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ही होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बी के लिए वही सेम चीज़ होगी। अगर आई बी है तो वापस वो इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी ही होगा, और अगर आई बी है एन स्मॉल आई है तो वापस वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करते हुए बी हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप। और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास तो अगर उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अगर ओ ब्लड ग्रुप होना है किसी इंडिविजुअल का, तो दोनों जो अलील्स होने चाहिए वो स्मॉल आई वाले ही होने चाहिए। मतलब जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होने चाहिए उनके पास जो जीन्स होने चाहिए वो स्मॉल आई अलील्स के ही होने चाहिए, ठीक है, तभी वो इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ हो पाएगा ना। बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की, तो उसमें जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनके पास जो अलील्स होने चाहिए, एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए। हो सकता है कि मदर से ए आए और फादर से बी आए, और हो सकता है कि मदर से बी आए फादर से ए आए, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन दोनों अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ए ब्लड ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप या फिर जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, वहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आराम से फॉलो हो सकता है, ठीक है। जैसे मेंडल ने बताया था वही मोनोआर्बिट्रॉस वाला का जो पूरा था लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, वो सब कुछ यहाँ पे फॉलो हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की, तो वहाँ पे ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ए की भी जो शुगर्स हैं ब्लड ग्रुप के ऊपर, मतलब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जो ब्लड होता है, जो आरबीसीज होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे कुछ एंटीजन्स होते हैं, शुगर्स होती हैं बेसिकली प्रेजेंट होती हैं, और उसी के हिसाब से वो शुगर जो है वो ए ब्लड ग्रुप की है या फिर बी की है, उसके हिसाब से हमारे जो ब्लड होता है वो बनता है, या फिर ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अब वो शुगर्स अगर ए की है तो वो ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर दोनों ही शुगर्स जो है स्मॉल आई की तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो ओ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल के पास जो आरबीसी है उस पर ए के शुगर्स भी हैं और बी के शुगर्स भी हैं, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए भी बनता है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों इंडिविजुअल जो दोनों ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली एक पर्टिकुलर डोमिनेंट होगा दूसरे वाले पे, तो ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही। इस वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस अगेन डेविएशन, इसके जो रेशियोज हैं बेसिकली वो अगेन डेविएशन शो करते हैं। एनसीईआरटी में एक प्रॉपर हेडिंग के साथ में तो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक तो है मल्टीपल अलीलिज्म का, जो कि मैं काफ़ी हद तक पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ, जिसमें कि दे रखा है कि एक इंडिविजुअल के अंदर तो दो तरीके के अलील्स हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन अगर हम एज एन होल पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे अलील्स हो सकते हैं और अलील्स के बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुपिंग है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, उसका एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि हमारे पास एक इंडिविजुअल के पास आई ए हो सकता है, आई ए स्मॉल आई हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई बी स्मॉल आई हो सकता है, स्मॉल आई हो सकता है, एंड आई बी हो सकता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर हमें दो ही अलील्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, राइट। सो दिस इज मल्टीपल अलीलिज्म, यही मतलब होता है मल्टीपल अलीलिज्म का, जिसमें कि बहुत सारे अलील्स हमें देखने को मिलेंगे बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर हमें मैक्स टू मैक्स दो अलील्स देखने को मिलेंगे या फिर एक ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नाउ एक एनसीईआरटी में एक प्रॉपर पैराग्राफ के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लिखी हुई है कि एक पर्टिकुलर जीन का जो फिनोटाइप निकल के आ रहा है उसके हिसाब से हम चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि ये जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है या फिर को डोमिनेंस दिखा रहा है या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक जीन है, ठीक है, बी जीन जिसको हम कह देते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हिसाब से, और ये जो बी जीन है ये बेसिकली दो फिनोटाइप को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। तो पहले ए फिनोटाइप मान लेते हैं इस बी जीन के हिसाब से, इसके पहले तो दो अलील्स हैं, एक तो कैपिटल बी अलील है एंड एक स्मॉल बी अलील है, ठीक है। अब एक जो कैरेक्टर हम मान रहे हैं वो मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं अभी सीड के शेप के बारे में, ठीक है। तो अगर कैपिटल बी होता है या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी होता है, बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं, तो तब यानी कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, इवन हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन दिखाएगा वो राउंड सीड ही बना रहा होगा, कहीं ना कहीं जो सीड शेप निकल के आ रहा होगा पी का वो राउंड ही निकल के आ रहा होगा। लेकिन जब स्मॉल बी आता है तो जो भी शेप निकल के आता है पी का या सीड का, वो हमारे पास रिंकल निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं इसने जो अपना फिनोटाइप शो किया है या फिर जो लॉ फॉलो किया है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर लिया है, और इस वजह से इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करने की वजह से यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस ही कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके सीड कलर को छोड़ करके इसके जो स्टार्च सिंथेसिस है, यानी कि एक पर्टिकुलर जो सीड होता है उसके अंदर स्टार्च भी होता है ना, तो उसकी स्टार्च सिंथेसिस के लिए जब उसके ये इस फिनोटाइप को हम बात करने लगते हैं, इस फिनोटाइप के ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं, अंडर डिस्कशन लेके आते हैं इस टॉपिक को,
स्टार्च सिंथेसिस के लिए, तो हमारे पास ये जो कैपिलर है ये कम्प्लीटली डिफरेंट दिखने लगता है कैपिलर स्मॉल आर से। जब स्टार्च सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, पहले बात तो ये जो इनका सीड का शेप दिख रहा होगा वो राउंड ही दिख रहा होगा और ये वाला रिंकल दिख रहा होगा। ये दोनों यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट वाली कंडीशन एंड जो हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है, दोनों जो हैं वो अपने आप को राउंड दिखा रहे होंगे, लेकिन जो होमोजाइगस रेसेसिव वाला है वो अपने आप को रिंकल दिखा रहा होगा फॉर द सीड का शेप, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टार्च सिंथेसिस के लिए, तो कैपिलर जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्टार्च जो होगा उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में होगा, और जो कैपिलर स्मॉल आर वाला है वो उसके अंदर जो स्टार्च होगा वो काफ़ी हद तक कम होगा, या फिर बोल सकते हैं इंटरमीडिएट होगा एज़ कम्पेयर टू द होमोजाइगस डोमिनेंट वाला। एंड जब हम बात करते हैं फॉर द स्मॉल आर उसके अंदर कम्प्लीटली जो स्टार्च का सिंथेसिस होगा या फिर स्टार्च का अमाउंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जो भी हम, जैसे जीन तो हमारे पास एक ही है, जो बी जीन है हमारे पास, लेकिन जब भी हम उसका जो कैरेक्टर है वो बदल रहे हैं, जो उसका फिनोटाइप का जो डिस्कशन है या जो ऑब्जर्वेशन में हम ले रहे हैं फिनोटाइप, वो जब भी हम बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लॉ वो फॉलो कर रहा है या फिर जो इफेक्ट वो दिखा रहा है, जो रेशियो वो फॉलो कर रहा है, वो कम्प्लीटली डेविएट हो रहे हैं। यानी कि जब भी हम उसका बात करते हैं कि वो सीड शेप कैसा है, तो जब उसका फिनोटाइप देखते हैं तो 3:1 का रेशियो फॉलो करेगा, बिकॉज वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है और इवेंचुअली वो कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो मेंडलियन रेशियो उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टार्च सिंथेसिस के लिए, तो जब हम उसका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो उसके पास कैपिटल बी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टार्च बना रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी एक इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च बना रहा है, और स्मॉल बी जो है वो एकदम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च बना रहा है। तो ये जो रेशियो आएगा फॉर द स्टार्च सिंथेसिस वो 1:2:1 का आएगा, यानी कि ये जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम जो भी म्यूटेशन हुआ है, फिर जो दूसरा अलील बना है बेसिकली, ठीक है, वो उसके 3 फेट हो सकते हैं। पहला फेट हो सकता है कि वो इफेक्टिव या फिर फंक्शनल एंजाइम बना रहा हो, या फिर दूसरा हो सकता है कि वो फंक्शनल एंजाइम नहीं बना रहा हो, या फिर बोल सकते हैं नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा हो, और तीसरा हो सकता है कि वो एंजाइम ही नहीं बना रहा हो। तो जो दूसरा या फिर तीसरा फेट है ये आपस में आकर के, या फिर ये दूसरा और तीसरा फेट कहीं ना कहीं जो है इफेक्टिव कलर या फिर इफेक्टिव फिनोटाइप को रिजल्ट नहीं दे पाते, या फिर बोल सकते हैं सेकंड और थर्ड फेट के बारे में मैंने बताया है, ये कहीं ना कहीं जो इफेक्ट जो पूरा फिनोटाइप होगा उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होंगे इंडिविजुअल का। एंड जो रेशियो होगा वो 3:1 जो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देख रहे थे उससे डिवेट हो जाएगा और 1:2:1 देखने लगेगा। और जब हम बात करते हैं फॉर द कोडोमिनेंस, तो हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा था ABO ब्लड ग्रुपिंग का, और ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास जो A और B जो शुगर्स थी बेसिकली, जो RH एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लगी हुई थी, RBC के ऊपर लगी हुई थी, वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही थी। और हाँ सॉरी ये बताना भूल गई मैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो एग्जाम्पल था वो एंटीरिनम SP या फिर स्नैपड्रैगन का बोल सकते हैं, फिर डॉग फ्लावर का था, जो कि NCERT के अंदर मेंशन है। लेकिन यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिरेबिलिस जलापा एंड इवन एग प्लांट का एग्जाम्पल भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमारे पास एक मल्टीपल एलिलिज्म का हमने बात की कि कहीं ना कहीं जो AB ब्लड ग्रुपिंग है वो भी मल्टीपल एलिलिज्म शो कर रही है। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर तो मैक्स टू मैक्स 2 अलील्स होंगे और एक ही जो अलीलिक कॉम्बिनेशन होगा वो शो कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे अलील्स हो सकते हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एंड लास्ट में एक पर्टिकुलर जीन किस तरीके का मतलब डेविएशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, या फिर कोई भी जो लॉज हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि हमने ऑब्जर्व किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर स्टार्च का सिंथेसिस होगा तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा होगा और रेशियो 3:1 से बदल जाएगा, 1:2:1 पे आ जाएगा। लेकिन उसी जगह जब हम बात करते हैं फॉर द जो सीड का शेप है उसके लिए, तो वहाँ पे वो कंप्लीट डोमिनेंस को या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।